हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कई तरह से पहली लहर से अलग है। कई नई बातें इस लहर को लेकर, इस बार के संक्रमण को लेकर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के सामने आ रही हैं। इस बार वायरस के रूप बदलने की बात तो सामने आ ही रही है। पिछले बार के मुकाबले इसके प्रभाव में भी बदलाव दिख रहा है और इसमें एक अहम पहलू यह है कि इस बार वेंटिलेटर की आवश्यकता की जगह ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम खपत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्यों द्वारा की जा रही है और इसके बाद छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान का भी स्थान आता है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की खपत को राज्यों की आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखना जरूरी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की मांग के अनुरूप ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार के आंकड़ों को अगर देखें तो इस वक्त देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सभी प्लांट पूरी क्षमता से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 12 अप्रैल को जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक देश में रोजाना 3,842 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है, जबकि प्लांट में रोजाना 7,287 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी जितना उत्पादन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके मुकाबले करीब 54% ऑक्सीजन की ही खपत हो रही है। और अगर सरकार की माने तो 12 अप्रैल तक 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का स्टॉक भी था। इसमें मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दोनों शामिल थे। अब सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पर रोक भी लगा दी है। आज हम देश देशांतर में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर और जो ऑक्सीजन प्रबंधन है उसको लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ है दिलीप चिनॉय, सेक्रेटरी जनरल फिक्की। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर के मदन गोपाल, सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ, नीति आयोग। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर गोपाल, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं चाहूंगी पहले आप थोड़ा सा समझाएं कि अभी देश में स्थिति क्या है, संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसके बाद फिलहाल क्या स्थिति दिख रही है ऑक्सीजन के उत्पादन और खपत को लेकर। धन्यवाद प्रीति जी। जैसा कि आप देख कर अभी सभी लोग को विदित है कि सेकेंड वेव चल रहा है, तो आज 2.94 लाख केसेस पर डे आए हैं। जब हम लोग ने शुरुआत में जब इसका आकलन किया था कि कितनी हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसके हिसाब से जब तैयारी के बारे में जब हम लोग ने प्रिपेयरनेस लेवल की बात करी थी, उस समय ये हम लोग की स्थिति स्पष्ट थी कि हमें इस लेवल तक की तैयारी हमारी होनी चाहिए। कितने आईसीयू बेड चाहिए, कितने ऑक्सीजन बेड चाहिए, कितने आपके वेंटिलेटर होने चाहिए, कितने हम आइसोलेशन में रखेंगे और कितने हम लोग क्वारंटाइन में रखेंगे, वैसी एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा भी पहले अनुभव होता, अगर आप उसको समझना है तो ये ऐसा समझना चाहिए कि अगर 100 कोविड के केस होते हैं
तो उसमें से 80 केस एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक होते हैं, जो आप होम आइसोलेशन या उसमें, मैं खाली जो पॉजिटिव टेस्ट उनकी बात कर रहा हूँ। अगर 100 पॉजिटिव केस हैं तो 80 केस को होम आइसोलेशन में ही आप देख सकते हैं। पहले उनको कोविड केयर सेंटर में देखते थे। बाकी बचते 20 केसेस में से 17 मॉडरेट होते हैं, जिनको नॉन आईसीयू केयर या उनको अस्पताल में रखने की आवश्यकता पड़ती है, प्लस 3 सीवियर केसेस होते हैं। 17 में से दैट मीन्स 20 में से 17 आपके मॉडरेट होते हैं और 3 आपके सीवियर केस होते हैं। सीवियर केस को आप आईसीयू लेकर आते हैं, जिनको रखना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से आपका जो व्यवस्था होती है कि आपको उसी हिसाब से व्यवस्था करनी है। जब हम लोग ने प्रोजेक्शन किए थे इसके, तो उस समय जब बात किया था कि हमें इन्वेसिव वेंटिलेशन की कितनी जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आप ऑक्सीजन डिमांड को समझ सकें। तो इन्वेसिव वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है। इन्वेसिव मीन्स आपने ट्यूब डाला है, नॉन इन्वेसिव मीन्स बिना ट्यूब डाले वेंटिलेशन होता है। प्लस उसके नॉन वेंटिलेटेड बेड्स होते हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे औसतन आप जो अभी तक के जो खपत देखी गई है, जो पिछले जो आंकड़े हैं उसमें जो खपत देखी गई है, एक पर्टिकुलर डे में जैसे आज की खपत देखी कि 0.4% लोग आपके आईसीयू में रहते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट पे। बाकी करीब 11% जो आज के दिन में केसेस हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे, जैसे आज हमारे 22 लाख एक्टिव केसेस हैं, तो 11% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और पड़ रही है। तो उसके लिए जो आपने जैसे बताया कि करीब करीब जो पुराना जो वो था आंकड़ा था कि 3500 मेट्रिक टन की खपत हो रही है जो यूज हो रहा है इनको सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा प्रोडक्शन हमारा करीब 7500 मेट्रिक टन के ऊपर है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारा नॉन कमर्शियल यूज है, इसमें प्रोडक्शन काफी है लेकिन उत्पादन आपका पूर्वी क्षेत्र में है, रिक्वायरमेंट आपकी पश्चिमी क्षेत्र में। तो इस तरह का मिसमैच है, पूर्वी क्षेत्र से कैसे पश्चिमी क्षेत्र में लेकर आना। उसलिए आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के एक्सप्रेसेस चल रहे हैं, रेलगाड़ी से आपको ऑक्सीजन का यहाँ से वहाँ आपका सप्लाई किया जा रहा है क्योंकि उत्पादन वहाँ ज़्यादा है। उसके अलावा ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, एक तो स्टील प्लांट्स में यूज होता है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, जहाँ पे वायल्स और ग्लास के वो बनाते हैं वहाँ यूज होता है। तो अभी जो व्यवस्था करी है, जो रिक्वायरमेंट्स है ऑक्सीजन की, तो इन 11% जो आपके आईसीयू एंड जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, दैट मीन 22 लाख लोगों में से 11% आप देखें 2 लाख से ऊपर लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी पूरे देश में। और लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि अनइवन है, उसलिए आपको इस तरह की खबरें आती, कहीं कम हो गई कहीं ज़्यादा हो गई। और ये जो कोविड बीमारी है, कोविड बीमारी में ऑक्सीजन एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल जो हमें सपोर्ट मिला था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने का। जी जी। जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा 94 से या 90 से कम होता है तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्रमशः वो बाहर निकल आता है बीमारी से। बीमारी के अगर 7-10 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद उसका सैचुरेशन वापस आने लगता है, शरीर अपना सैचुरेशन लेवल इंक्रीज करने लगता है। तो उस तरह की व्यवस्था है। लेकिन ऑक्सीजन जो बेड्स जो प्रोजेक्शन थे अभी तक के जो प्रोजेक्शन किए थे उसके हिसाब से बिल्कुल हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स काफ़ी उपलब्ध है, लेकिन ऑक्सीजन का जो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही, कहीं ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उन दोनों के उसके लिए सरकार भी काफ़ी कदम उठा रही है उसके। बाकी आगे जब आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको और इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल हर पहलू पर हम बात करेंगे डॉक्टर गोपाल आगे। दिलीप चौरासिया सर, मैं आपका नजरिया इस पे समझना चाहूंगी क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर गोपाल ने भी कहा कि प्रोडक्शन काफी है, उसकी कोई कमी नहीं है, देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जगह जगह से इस तरह की खबरें आना कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है कई राज्यों में, इसके पीछे आपकी नजर में क्या वजहें हैं जो इसके पीछे हैं, क्या दिक्कतें हैं आपकी नजर में? जैसे मदन गोपाल जी और जैसे कहा था आपने कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन का वो काफ़ी है, लेकिन डिमांड सप्लाई में एक मिसमैच है। अगर आप देखें तो इसमें जो पूरी जो उन्होंने ऑक्सीजन ट्रेन की भी बात की थी, लेकिन जो एक्चुअल चैलेंज है वो एक सिलेंडर्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेंडर्स जो है उसको रीफिल करना, उसको एक तरीके से उसको वापस पहुंचाना और यहाँ लाना एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। और क्योंकि वो डिमांड सप्लाई की मिसमैच है, उसमें अगर नॉर्मल सिचुएशन में 2 सिलेंडर चाहिए थे, इस सिचुएशन में भी 4 सिलेंडर चाहिए। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कल कहा था कि 1 लाख सिलेंडर्स की वो इंपोर्ट करने की एक कोशिश कर रहे हैं, वो एक है।
दूसरा जो इंडस्ट्री जो यूज कर रही थी उसमें इंडस्ट्री खाली चुनी गिनी 6 इंडस्ट्रीज को वो अलाउ कर रहे हैं ऑक्सीजन यूजेज का। और जो दूसरी बात जो है, जो इंडस्ट्री जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज देश भर में जो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, उनके पास ये क्षमता नहीं है कि उसको वो सिलेंडर में डालें और कहीं पहुंचाए। तो एक लॉजिस्टिक्स का एक चैलेंज है। एक और बात है कि काफी इंडस्ट्रियल ग्रेड जो ऑक्सीजन है उसको जो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो तकरीबन इंडियन मेडिकल साइंस और डॉक्टर मदन गोपाल इसमें ज़्यादा एक तरीके से टिप्पणी दे सकते हैं। हम ये इंसिस्ट करते हैं कि 99% प्योर एक तरीके से ऑक्सीजन आए। लेकिन अगर आप यूरोपियन फार्माकोपिया में देखें, इंडियन फार्माकोपिया में देखें, 93-95% कॉन्सेंट्रेशन का काफ़ी है। तो अगर हम उसमें भी अगर ध्यान दें और उसको एक तरीके से उसको एक 93-95% को भी काम में लाए, तो ये एक समस्या सॉल्व हो सकती है। तो 3 फंडामेंटल चैलेंजेस हैं। एक लॉजिस्टिक्स चैलेंज है, दूसरा सिलेंडर्स का चैलेंज है, और तीसरा जो पूरी जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम है, सिलेंडर को वापस लेना, उसको रीफिल करना और उसको आगे ले जाने का एक तरीका, जो पूरा जो साइकिल टाइम है वो, क्योंकि कहीं पे डिमांड कहीं पे है, सिलेंडर किसी और के ऊपर किसी और कंपनी का है, उसे कहीं और जाके फिल करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी टाइम लग रहा है। और जो कर्फ्यू लगे हैं, जो इंटरस्टेट मूवमेंट, और कल वित्त मंत्री ने और मंत्रालय ने एक्चुअली कहा कि इन पे रोक नहीं होनी चाहिए बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि कल दिल्ली में एक तरह से बॉर्डर पे ट्रक्स रुक गए, तो दिल्ली के हॉस्पिटल्स को परेशानी हुई। तो अगर आप देखें तो इन तीनों चीज़ पर अगर हम ध्यान दें और इनको सॉल्व करें, तो आगे जाकर के जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पूरी तरह से उपलब्ध होगी। ठीक है डॉक्टर गोपाल, जो पहलू यहाँ पर चुनाव सर ने भी बताए हैं, लॉजिस्टिक्स के पहलू को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन के पहलू को लेकर, अभी जो फिलहाल बड़े कदम इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, और उसका असर अब कितनी जल्दी दिखेगा फिर हमें? इसकी शुरुआत तो हो गई है। जैसे अभी 7,500 करीब हमारा जो उत्पादन है, उसमें से करीब 6600 जो है ईयर मार्क कर दिया है आपके मेडिकल यूज के लिए, और कुछ ही इंडस्ट्रीज को अलाउ किया है। जैसे दिलीप जी ने बताया कि 6 इंडस्ट्रीज को रखा है। उसके अलावा बहुत सारे अलग प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल करीब 162 करीब PSA, दैट इज प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी से जो प्लांट बनते हैं, जो हमारे जिला चिकित्सालय या जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे उन्होंने व्यवस्था करी, जिसमें से अभी 32-34 करीब चालू हो गए हैं, और तो आने वाले दिनों में करीब 20-25 और स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या करते हैं कि हवा से ही आपके ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में आपके उसमें आ जाता है, और बाकी जो लिक्विड दूसरे टैंकर से आते हैं, दैट एक्ट एज ए टॉप अप फॉर दिस, वो टॉप अप जैसी व्यवस्था हो रही है। उसके अलावा जो लोअर लेवल के जो फैसिलिटीज हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, हो रहा है वहाँ पे। उसके अलावा जहाँ तक कि आजकल जो मेडिकल जो ऑक्सीजन सप्लाईज है, वो सिलेंडर की जगह सेंट्रलाइज सप्लाईज होती हैं अधिकतर, जो जम्बो टैंक रहता है और सेंट्रल सप्लाई रहती है, ताकि वो निर्बाध तरीके से उसको सप्लाई मिलते रहे और मॉनिटर कर सके। क्योंकि सिलेंडर पहले यूज होता था तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। धीरे धीरे आप अधिकतर अस्पतालों में आपको सेंट्रल सप्लाई ही आपको दिखेंगी। तो दैट वो एक है, सिलेंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो भी एक अलग तरीका है। दूसरा लॉजिस्टिक्स में जो टैंकर्स की बात करी है, तो नाइट्रोजन टैंकर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे आर यूजिंग इट फॉर आपके ऑक्सीजन उसके लिए, तो वो भी एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो एक और जो अभी जो प्रयास किया गया है, मैप कर दिया हर स्टेट को ऑक्सीजन प्लांट के साथ मैप कर दिया गया है कि कौन से स्टेट को कौन सी जगह से ऑक्सीजन आएगी। वो बहुत डायनामिक है, वो धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। तो हर स्टेट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी भी आपकी सप्लाई से उसको मैप करने के बाद तो धीरे धीरे ये व्यवस्था खत्म होगी। उसके अलावा एक और जो प्रयास करना है, जो किया जा रहा है, कि उसकी वेस्टेज को रोकना, ऑक्सीजन की वेस्टेज को रोकना। अगर प्राय आप अस्पताल में जाएंगे, ऑक्सीजन लगी हुई है, तो पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर्स अभी जो हेल्थ प्रोफेशनल से काफ़ी कम है, लेकिन आप देखेंगे तो पेशेंट को ऑक्सीजन लगी है और उसका मास्क बाहर निकला पड़ा हुआ है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो नहीं करें। अगर वो वैसे भी आप वेस्टेज रोकेंगे तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में जिसको आवश्यकता है वो उनको मिल पाएगी। दूसरी आप देखिए, जो रिक्वायरमेंट है कोविड में ऑक्सीजन सप्लाई की, 10 से 12 लीटर, 10 से 60 लीटर तक के आवश्यकता है इसकी पर मिनट, पर लीटर्स पर मिनट। आप सोच सके कितनी ज़्यादा आवश्यकता है।
अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, हाई फ्लो नेजल, उसमें 60 लीटर प्रति तक के आवश्यकता पड़ती है जो आपको सप्लाई। लेकिन अगर कोई वेस्टेज हो रहा है, कोई अस्पताल में पहले एक प्रबंधन कमेटी थी फर्स्ट, उसमें इस बार फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया उन कमिटीज को, ताकि ये वेस्टेज के ऊपर ध्यान रख सके, आवश्यकताओं को अच्छे से मूल्यांकन कर सके और आवश्यकताओं के हिसाब से वो उसको इंडेंट भी कर सके हमें कितनी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के एक ऑडिट भी चल रहा है, ऑडिट की व्यवस्था भी हुई है ताकि हम लोग इसकी व्यवस्था को ठीक से संचालन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चिनॉय सर, जैसे आपने जो लूप होल्स हैं, कहीं जहां ध्यान देने की जरूरत है, उनके बारे में आपने हमें बताया। और एक तरह से जो एहतियात के तौर पर जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी गई है और सिर्फ 9 उद्योगों को ही ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहेगी, ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। मैं जानना चाहूंगी इसका एक तरह से जहां सप्लाई रोकी गई है वहां क्या असर पड़ेगा, और दूसरा जो आप डिस्ट्रीब्यूशन की, लॉजिस्टिक्स की, टैंकर्स की, स्टोरेज की जब हम बात करते हैं, तो क्या इस लेवल पर उद्योग जगत अपनी तरफ से कोई और मदद कर सकता है? तो प्री, जैसे आपने कहा कि जो सेक्टर जहाँ पे उन्होंने रोक लगाई हुई है, अभी फिलहाल हमारे 2 इम्पोर्टेंट मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, पीयूष गोयल जी से और फाइनेंस मिनिस्टर से। उद्योग जगत ने साफ कह दिया है कि भाई देखिए, अगर हमारा जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो अगर हेल्थ सेक्टर को चाहिए, हम अपनी प्रोडक्शन बंद कर लेंगे। हमें ऐसा कोई इतनी चिंता नहीं, क्योंकि लाइव्स एक्चुअली कम बिफोर लाइवलीहुड्स इस तरीके में। तो इंडस्ट्री फुली कोऑपरेट कर रही है। दूसरे कई इंडस्ट्री ने 3-4 जो, जैसे कि डॉक्टर मदन गोपाल ने कहा था कि नाइट्रोजन और आर्गन के जो ट्रक्स, टैंकर्स हैं, उनको मॉडिफाई करके उनको करने के लिए इंडस्ट्री वहाँ पे भी सामने आई और वो मॉडिफिकेशन करके उनको एक तरीके से कर दिए। इंडस्ट्री भी ये भी कह रही है कि अगर हम जो, जैसे मैंने अपने पहले उसमें कहा था कि छोटे छोटे उद्यमी हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कहाँ पर पहुँचाए, कैसे पहुँचाएं, क्योंकि जो बड़े हॉस्पिटल्स या जो मीडियम हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम होता है, जैसे डॉक्टर मदन गोपाल ने कहा था। लेकिन जो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं, अलग सेंटर्स, और जो करीब वहाँ पे जहाँ पे सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, उनके पास ये सुविधा नहीं है। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्री एकजुट करके ये करे कि हम कैसे इसको एक्चुअली बढ़ाएं। और कोई कंपनीज जो हैं सिलेंडर्स को इंपोर्ट कर रही हैं, कोई कंपनीज ने बोला हम टैंकर भी लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी एक तरीके से ये प्रयास है, क्योंकि अभी एक अगर इस चर्चा से हम ये एक तरीके से बात नहीं फैलनी चाहिए कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, कोई आप ऑक्सीजन रखें, वो परिस्थिति नहीं है, ठीक है। और सरकार मिल करके, सब मिलजुल के, सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके, अगर आगे ज़रूरत पड़ी ज़्यादा और ऑक्सीजन की, उनको फ्यूचर के लिए कैसे ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखें और उसको कैसे करें, ये एक काफ़ी स्तर पे ये काम चल रहा है। एक सेक्रेटरीज के अंदर एक ग्रुप है और वो भी रिव्यू कर रहा है, गैस मैन्युफैक्चरर से, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, इंडस्ट्री से, कई संस्था भी उनके साथ जुट गई हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा है। और कोई स्टार्टअप्स भी हैं जो उन्होंने जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स बना रहे हैं कि भाई ये शॉर्टेस्ट रूट है, यहाँ पे है। तो अलग अलग तरीके के स्टेक होल्डर्स उसमें जुड़े हुए हैं कि किसी पेशेंट को कहीं कोई परेशानी न हो ऑक्सीजन की कमी के। लेकिन जो पहले उन्होंने, मैं ये बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप 100 कोविड पेशेंट लें तो बहुत ही कम परसेंटेज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जिनको घर पे नॉर्मल केयर से या सेल्फ आइसोलेशन से होती है उनकी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑक्सीजन यूज़ करें तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको वैसे ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हॉस्पिटल केयर में, आईसीयू में नहीं जाना, वो ठीक है। और जो वेस्टेज की जो बात की थी मिस्टर मदन गोपाल ने, वो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एक सब मिल करके ऑक्सीजन की जो यहाँ पे जो पूरा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। इंडस्ट्री ने साफ कहा है कि चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो दूसरे सेक्टर्स हो, या वेल्डिंग में काम आते हैं, फैब्रिकेशन वाले में, उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये मेडिकल इमरजेंसी है हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, कोई टेंडर में सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक एक्सटेंशन दिया जाए और हमारे कोई डैमेजेस न लग जाए क्योंकि आपने ऑक्सीजन का सप्लाई रोका है। ये एक रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री की, जो पिछले टाइम जब ये
कोविड 1.0 के लॉकडाउन 1 हुआ था वगैरह, वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल ये भी इस टाइम भी होगा और इंडस्ट्री को एक तरीके से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर गोपाल, जैसे चुनाव सर ने कहा है कि इंडस्ट्री अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है और जिस पर वो दोबारा जोर दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है, उत्पादन बहुत है। और अब धीरे धीरे जो रिव्यू की भी बात की उन्होंने, हम जानते हैं कि DPIIT, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और गंभीर रूप से प्रभावित जो विभिन्न राज्य हैं, ऑक्सीजन विनिर्माता हैं, उनके प्रतिनिधियों सहित जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ पेट्रोलियम और यहाँ तक कि विस्फोटक सुरक्षा संगठन, अखिल भारतीय औद्योगिक गैस विनिर्माता संगठन संघ और उनके अधिकारी के बीच रोज एक तरह से हम देखें तो डेली रिव्यू हो रहा है, रोज विचार विमर्श हो रहा है और उसके आधार पर जो प्रभावित राज्य हैं उनको मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक तरह से हम कहें कि डेली मैपिंग की तैयारी चल रही है, और ताकि जो आपूर्ति हो, सप्लाई हो, वो बिना किसी बाधा के हो सके। यानी इसको लेकर बड़े स्तर पर काम भी चल रहा है और जैसा आपने कहा कि इसका असर भी काफी जल्दी दिखाई देगा हमें। आपने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम समझिए पहली बात ये कि जो संक्रमण दोबारा हुआ उसमें ऑक्सीजन की इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत अलग अलग जगहों पर पड़ेगी, ये हमें पहले से नहीं पता था। और अब जब ये बातें सामने आई हैं, उसके बाद जो कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इंडस्ट्री की बात आ गई, वो अपनी तरफ से तैयार है, जो प्रोडक्शन है वो भी अपनी तरफ से पूरा है, जो समन्वित प्रयास है राज्यों के बीच बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं वो समन्वय की भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्या हमें राज्यों के साथ? ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब पूर्व में तैयारी हुई थी, जब हम लोगों ने जब तैयारी करी थी कि करीब 1.5 लाख केसेस प्रति रोज अगर आएंगे, तो उसकी तैयारी तो हमारे पास पहले से थी। और जो ऑक्सीजन बेड्स बन गए थे उस समय, जो पूरा पहले वेव के समय हम लोग ने तैयारी करी थी ऑक्सीजन बेड्स की, वो ऑक्सीजन बेड्स करीब 2.5 लाख तक के पहुंच जाते। वो राष्ट्रीय स्तर का औसत की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब जो इन्फेक्शन है सब जगह एक साथ नहीं है, कुछ राज्यों में ज्यादा है, कुछ राज्यों में कम है, अभी धीरे धीरे इन्फेक्शन पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह से प्रसार हो रहा है। तो जिन राज्यों में औसतन जो निर्माण होना था, जो व्यवस्था होनी थी, व्यवस्था तो थी, करीब 2.5 लाख, अगर आपके पास 2,70,000 करीब आपके पास ऑक्सीजन बेड थे, वो व्यवस्था थी। लेकिन आप जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जितने एक्टिव केसेस होते हैं प्रतिदिन, अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो करीब 11% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आज हमारे देश में 22 लाख हैं, 22 लाख के 11 देखिए तो उतने आपको बेड्स निकल आएंगे, लेकिन ऑक्सीजन होगा नहीं होगा, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि कहीं ज़्यादा उत्पादन है, कहीं कम है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एम्पावर्ड ग्रुप है जो बनाए गए थे कोविड को दिशा और पॉलिसी निर्धारण करने के लिए, उसमें वो सतत निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैपिंग हो चुकी है, कौन से ऑक्सीजन प्लांट से कौन से राज्य का संबद्ध किया गया है, तो वो उस तरह की एक निगरानी रखी गई है। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं थी, लेकिन केसेस एकदम से आगे बढ़ गए हैं। एकदम से इस बार क्या हो, लोग बेफिक्र हो गए। पिछले बार जो था गार्ड बिल्कुल ठीक था, अब बहुत सारे लोग निकले नहीं थे, इस बार सब लोग एक्सपोज हो गए और इन्फेक्शन की जांच कराने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, तो सीवियरिटी ज़्यादा आ रही है, एक साथ आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है। अब धीरे धीरे जब लोग जागरूक होंगे, जल्दी से टेस्ट कराएंगे, तो धीरे धीरे इसके ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। लेकिन तैयारी उसी दिशा में आगे बढ़ भी रही है और तैयारी हमारी है भी। बिल्कुल। और चुनाव सर, अब हम जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जानकारी दी है कि 162 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी जा चुकी है और राज्यों ने केंद्र से 100 से अधिक प्लांट के लगवाने का आग्रह किया, और जिसके बाद 162 अतिरिक्त प्लांट को मंजूरी दी गई है। हम जानते हैं कि संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखते हुए आगे तक की अब तैयारी है, ताकि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की फिर से मैं बात करें, उस पर भी कोई कमी ना हो, और जो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप लोगों ने तमाम बातें बताई हैं उस पर भी काफी कुछ किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कमी ना हो। इसके बाद क्या हम माने बहुत जल्दी आने वाले समय में जो एक तरह से हम कहें उद्योगों के लिए जो रोक लगाई गई है वो हम हटती देख सकते हैं, क्योंकि इसका एक, आप लाइवलीहुड की बात कर रहे थे, क्योंकि इसका एक वृहद असर भी आगे जाकर होना है। तो क्या इन तैयारियों के मद्देनजर हम माने कि आगे जाकर ये जो रोक है वो हटेगी और बहुत चीजें स्मूथ हो सकेंगी जल्दी?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने डीपीआईटी की जो कमेटी की बात की थी, वो सेक्रेटरी डीपीआईटी के निर्देश में अंडर हिम इट इज वो है। और हमें ये इंडस्ट्री को ये आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही स्टेबलाइज हो जाएगा सिचुएशन, वैसे इंडस्ट्री को एक तरीके से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। और जो वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक पहला रिव्यू होगा, क्योंकि ये अगला हफ्ता एक तरीके से बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है, और ये भी पता चल जाएगा कि क्या कर्व किस दिशा में जा रही है। और दूसरी जो बात है, जो 162 प्लांट जो अपने जिनको पीएम केयर्स के अंतर्गत उनको वो फंडिंग दिया गया था, उनको फास्ट ट्रैक करने का पूरा प्रयास है। क्योंकि अक्सर कई प्लांट्स, वो जो 162 में से कई ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें इक्विपमेंट आ गया है, उसको एक तरीके से लगाना है। क्योंकि कोविड की एक तरीके से जो संख्या गिर गई थी, तो वो इतने उसको अर्जेंसी नहीं था को उनको इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी उनको एक तरीके से अभी इंस्टॉल कर रहे हैं और क्विकली उनको ऑनलाइन लेकर के वो मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है उसको एक तरीके से देंगे। दूसरे जो है, जैसे मदन गोपाल जी ने भी कहा था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी एक तरीके से यहाँ पे देश में 3 कंपनियां बनाती है, उनके साथ भी विकी ने भी चर्चा की थी और मंत्रालय ने भी चर्चा की है कि भाई अलग स्टेट डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जो उनकी जो पिछले साल की जो पूरी प्रोडक्शन थी, वो एक स्टेट अभी लेना चाहता है, तो और उनको ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से उनको भी उनसे बात करके, भाई आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आप जितनी ज़रूरत है उतने लीजिएगा, और दूसरे स्टेट्स को लेके। और दूसरे वो उन्होंने एक और छोटे छोटे जो उद्योग हैं जो कहीं और से लाते हैं, उनसे भी एक संपर्क में है कि वो भी एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स दें। और ये हो सकता है, लेकिन जैसे मदन गोपाल जी ने कहा, जो उनका जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इतना फास्ट हुआ कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते थे उतना टाइम नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और आपके प्रोग्राम के दौरान में कहता हूँ कि प्लीज जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की जो नॉर्म्स है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, चाहे आप कहीं जाए, एक तो अगर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज बाहर मत जाइएगा। और इसलिए ये कोविड बिहेवियर का आप पूरा करिएगा, क्योंकि उसी से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको स्प्रेड को रोकना। अगर हम स्प्रेड को रोकेंगे तो ऑक्सीजन की पूरे जो सिलेंडर्स की उसकी आवश्यकता भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, और हम भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं चिनॉय सर। मैं घर पे बैठकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम लोगों ने आपको स्टूडियो में नहीं बुलाया है, तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसका हम पालन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को ये बात समझनी भी होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि जैसे राज्यों को जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने डिमांड की, इसीलिए मैं वो समन्वय की बात कर रही थी डॉक्टर गोपाल, की राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी, यही मेरा सवाल भी था। इस बीच जो खबर नासिक से हमारे पास आई आज ही, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो लीकेज हुआ, 22 लोगों की मौत हुई। कहीं ना कहीं इससे क्या कमी रह गई और इससे सीख क्या मिल रही है हमें आगे के लिए? आप देखिए, ऑक्सीजन काफी इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, एक ट्रेनिंग हो चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। जब ऑक्सीजन को आप जैसे लगाते हैं, कहीं भी रिफ्यूल करते हैं, उस समय काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। या उसके वॉल्व्स के रखरखाव, क्योंकि टैंकर्स हैं, प्रेशर इतना ज्यादा, अगर एक भी रिफ्यूल अनरिफ्यूल करने के बाद तो वॉल्व्स एंड अदर्स को चेक किया जाता है। अगर इतना प्रेशर रहेगा, अगर वो थोड़ा सा भी आपके एसओपीस हैं जो आपके टैंकर्स को हैंडल करने के, रिफिल करने के, अनरिफिल करने के, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इस तरह के चीजें हो सकती है, क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, काम करते हैं, जैसे लीक होगा तो हादसा हो जाता है, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे आपके पीएसए जो प्लांट्स लग रहे हैं, 32 ऑपरेशनल लोग हैं, आगे होंगे, तो मोरलेस ये हादसों काफी कम हो जाएंगे। लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी दुख भी लगता है। लेकिन क्योंकि आवश्यकता है, तो लीक हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यही पूरा। और चिनॉय सर, कुछ कहेंगे आप आखिर में? नहीं, जैसे मदन गोपाल जी के जो नासिक में जो घटना हुई थी, वो काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था,
बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक तरीके से जो जांच की जाएगी और उसका जो क्या कारण था, उस तरीके से उसको बिल्कुल सामने आने चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्चुअली ऑक्सीजन जो है उसके कारण आग लगती है। अगर आप देखें सिंपल से टर्म्स में, अगर आप उसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे, डॉक्टर मदन गोपाल जी ने अच्छे से समझाया था, लेकिन अगर आप मास्क निकाल के भी ऑक्सीजन अगर बाहर जा रहा है तो वो भी एक खतरनाक चीज है, क्योंकि आप अगर कुछ कर रहे हो, मोबाइल फोन या कुछ भी किया, कुछ भी स्पार्किंग है, तो आपको इंडिविजुअली अगेन भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। हॉस्पिटल से सतर्क रहते हैं, लेकिन ये नासिक का केस एक दुर्भाग्य, एक तरीके से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो रहा है। चिनॉय सर आपका, डॉक्टर गोपाल, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर राज्यों में ऑक्सीजन की मांग जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए अगर हम तमाम पहलू को देखें तो प्रोडक्शन को लेकर किसी भी तरह की देश में कोई समस्या नहीं है। निर्माण इकाइयों में उत्पादन और बढ़ा दिया गया है, पहले से स्टॉक भी मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में ऑक्सीजन मौजूद है और मांग के कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे लेकर अलग स्तर पे जो दिक्कतें आ रही थी उन्हें भी अब दूर कर लिया गया है। जरूरी है कि ऑक्सीजन प्रबंधन से जुड़े हर पहलू पर और बारीकी से ध्यान दिया जाए जो अब दिया जा रहा है, और केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वित प्रयास हो और दोनों ही स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझा जाए और उसके मुताबिक काम किया जाए। और ये भी ध्यान रखा जाए कि ऑक्सीजन की किसी भी स्तर पर बर्बादी ना हो। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।